हेलो, नमस्कार। मैं हूँ नरेंद्र नवप्रभात, आप सभी का हमसफ़र और दोस्त। ज़िंदगी के इस सफ़र में कुछ पल का सफ़र मैं आप सबके साथ तय करना चाहता हूँ। तो लेकर आया हूँ आज फिर से कुछ पल जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फिर देर किस बात की, तैयार हो जाइए कुछ पल मेरे साथ गुजारने के लिए। चलते हैं एक सफ़र पे। डायन एक अधूरी प्रेम कहानी। डायन एक अधूरी प्रेम कहानी मेरी खुद की रचना है, जिसमें सारे पात्रों को बड़े ही मनोभाव के साथ ढालने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इस उपन्यास के माध्यम से किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देने का प्रयास मैंने नहीं किया है। सारी रचनाएं काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी प्रकार की गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। मैं बड़े ही विनम्र भाव से यह आशा करता हूँ कि आप सभी पाठकगण एक बार फिर से मेरा मनोबल ऊंचा करेंगे और आप सबकी बहुमूल्य समीक्षाएं प्रतीक्षारत रहेंगी। डायन एक अधूरी प्रेम कहानी। डायन एक प्रकार का भूत ही होती है, पर जिंदा महिला को डायन बनने के लिए डायन साधना करनी पड़ती है। यह साधना किस प्रकार से होती है यह तो नहीं पता, पर हमारे समाज में और भी बहुत सी कहानियाँ इससे संबंधित प्रचलित जरूर हैं। खैर, जो भी हो, शौर्य आनंद विहार के बस अड्डे पर पहुंच जाता है। रात के लगभग 10 बज रहे थे। टिकट घर से एक टिकट वह नैनीताल के लिए ले लेता है। उसकी बस 11 बजे की थी। बस पहले से ही खड़ी थी, तो वह बस में चढ़कर खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वह अपने बैग से एक डायरी निकालता है और कुछ लिखने लगता है। यात्री धीरे धीरे बस में आने लगते हैं, पर शौर्य को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अनजान सा बैठा बस लिखने में ही व्यस्त रहता है। 11 बजते ही बस चल देती है। तभी शौर्य को एक प्यारी सी खुशबू महसूस होती है और उसे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके बगल में आकर बड़े ही मासूमियत के साथ बैठ गया हो। पर फिर भी शौर्य की निगाह उस डायरी पर ही टिकी रहती है और उसका कलम सरपट दौड़ता रहता है। बस चल देती है। कुछ देर के बाद एक मधुर सी आवाज़ शौर्य के कान पर पड़ती है। लगता है आप लेखक हैं। शौर्य की अंगुलियों का दबाव कलम पर से हट जाता है। शौर्य की नज़र जैसे ही बगल वाली सीट पर पड़ी, आंखों में उत्सुकता और सागर सी गहराई का मिश्रण। नाक में पहने हुए सोने की रिंग की चमक उस गोरे से चेहरे को और भी बढ़ा रही थी। होठों की सुंदरता का बखान करने के लिए पूरी कायनात के शब्द ही शायद कम पड़ जाते। पहनावे से वह किसी संस्कारी घर की मालूम हो रही थी। ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व शायद शौर्य ने पहली बार ही देखा था। फिर से उस लड़की ने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या आप लेखक हैं? शौर्य हड़बड़ाते हुए, हाँ, थोड़ा बहुत। लड़की, थोड़ा बहुत क्या होता है? या तो आप लेखक हैं या फिर नहीं है। शौर्य, नहीं, मेरा कहने का मतलब यह था कि ऐसे ही थोड़ा बहुत कभी कभी लिख लेता हूँ। लड़की, माफ़ करिएगा, मैंने आपसे बिना पूछे ही, मतलब कि जो आप लिख रहे थे मैं वह बराबर से पढ़ रही थी। आप लिखते जा रहे थे और मैं पढ़ती जा रही थी। मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़, सॉरी। शौर्य थोड़ा शर्माते हुए, अरे कोई बात नहीं। लड़की, वैसे आप जो कहानी लिख रहे थे वह काफ़ी डरावनी लग रही है। आप शायद डायन के बारे में कहानी लिख रहे हैं। शौर्य, हाँ, बस ऐसे ही लिख रहा था। हालांकि मैंने कभी भी डायन को तो देखा नहीं है। लड़की हंसते हुए, ओह, तो क्या देखने की इच्छा है क्या? शौर्य डरते हुए, अरे नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लड़की, वैसे माफ़ करिएगा, मैंने आपका ध्यान भटका दिया है।
कुछ समय पहले तक आप लिख रहे थे। आप लिखिए, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं पढ़ती जाऊंगी। कहानी काफ़ी अच्छी सी लग रही है मुझको, इसलिए मैं कह रही हूँ। शौर्य, ठीक है। शौर्य लिखने की कोशिश करने लगता है, पर वह कुछ लिख नहीं पाता। क्या हुआ पता नहीं। कुछ देर के बाद लड़की, क्या हुआ, आप कुछ लिख नहीं रहे? शौर्य, पता नहीं क्या हुआ, मेरी कलम जैसे मेरा साथ ही नहीं दे रही है। लड़की हंसते हुए, ऐसा क्या हो गया? शौर्य, शायद आज तक इतनी खूबसूरत लड़की से मैंने कभी भी बात नहीं की, तो मेरा ध्यान आप ही की तरफ बार बार जा रहा है। लड़की मुस्कुराते हुए, अच्छा ऐसा क्या? शौर्य, हम तो अपना बस हालाते बयां कर रहे थे। वैसे आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। वह लड़की, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी। तभी बस रुक जाती है। कंडक्टर जोर जोर से कहता है कि अगर किसी को कुछ खाना पीना है तो खा पी ले, क्योंकि बस यहाँ पर आधे घंटे के लिए रुकेगी। लड़की, यह लो आधे घंटे का ब्रेक। शौर्य, आइए चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। लड़की, चलिए, वैसे आज कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। शौर्य, हाँ वह तो है। अच्छा, मैं आपके लिए क्या कुछ लेकर आऊँ खाने पीने के लिए? लड़की, नहीं नहीं, वैसे तो मेरे बैग में खाने की सभी चीज़ें हैं और मुझे भूख तो इस समय बिल्कुल भी नहीं लग रही है और मेरा मन कुछ खाने पीने का भी नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप परेशान मत होइए। शौर्य, तो चाय या कॉफ़ी पी लीजिए। लड़की, नहीं, मैं ये सब वैसे नहीं पीती हूँ, आपको जो लेना है आप अपने लिए ले लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ। शौर्य कॉफ़ी लेने के लिए आगे की तरफ चला जाता है। शौर्य दुकानदार से, भैया एक कप कॉफ़ी देना। तभी पीछे से एक दूसरी आवाज़ आई, भैया एक कप कॉफ़ी हमको भी। शौर्य पीछे की तरफ देखता है, एक दूसरी लड़की, हाय मुझको भी कॉफ़ी लेनी है। शौर्य थोड़ा सा पीछे की तरफ हटते हुए, जी 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 आइए, आप आगे आइए, ले लीजिए। दूसरी लड़की, वैसे मैं आपकी पीछे वाली सीट पर ही बैठी थी। शौर्य, जी अच्छा। दूसरी लड़की, बताइए, आज अपनी बस भी लगभग खाली ही है। शौर्य, ऐसा क्यों? दूसरी लड़की, अरे आपने देखा नहीं क्या, पीछे सारी की सारी सीटें खाली हैं और सभी लोग अकेले ही अकेले बैठे हुए हैं। शौर्य मन में सोचते हुए कि मैं कौन सा अकेला बैठा हुआ हूँ। दूसरी लड़की, और वैसे मैंने देखा आप कुछ लिख रहे थे, लेकिन बाद में आप कुछ बोल बोल कर लिखने लगे, ऐसे जैसे कि किसी से आप बातें कर रहे थे। तभी दुकानदार, यह लीजिए मैडम आपका कॉफ़ी, और सर आप भी अपना ले लीजिए कॉफ़ी, आप दोनों लोगों की। शौर्य दुकानदार को पैसे देने लगा। तभी वह दूसरी लड़की अपना कॉफ़ी लेकर चली गई। शौर्य काफ़ी पीते हुए बस की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि उसके साथ वाली लड़की बस के पास धीरे धीरे टहल रही है। शौर्य, अरे आप अभी तक यहीं हैं? लड़की मुस्कुराते हुए, तो फिर मुझे कहाँ होना चाहिए? शौर्य, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने कुछ लिया भी नहीं और ठंड भी बहुत है, फिर भी आप टहल रही हैं। लड़की, मुझे ठंड बहुत पसंद है, उसी का आनंद ले रही है। शौर्य थोड़ा अभिनय करते हुए, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी तो ठंड बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैं नैनीताल ठंड के मौसम में ही जा रहा हूँ। लड़की मजाकिया चेहरा बनाते हुए, ओहो। शौर्य, हाँ हाँ मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा, वैसे मेरा नाम शौर्य है, आपका शुभ नाम क्या है? लड़की थोड़ा भावुक होते हुए, इस नाम में क्या रखा है, हर कोई अपने हिसाब से कुछ भी कह देता है, पर मैं तो वही रहती हूँ जो मैं हूँ। वैसे तुम्हारे हिसाब से मेरा नाम क्या होना चाहिए?
शौर्य लड़की की आंख में देखते हुए, तुम्हारा नाम, वैसे तुम्हारा नाम चांदनी सही रहेगा। लड़की, चांदनी ही क्यों? शौर्य, ना ही अंधेरे सी घबराहट और ना ही उजाले सी हालत, शीतल शांत, मन को सुकून देने वाली चांदनी रात जैसी, जिसके पहलू में सर रखकर मैं पूरी जिंदगी बस लिखते लिखते गुजार दूँ। लड़की रोने लगती है। शौर्य, अरे अरे क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? लड़की अपने आंसू को पोंछते हुए, नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही। तभी एक जोरदार आवाज़, चलो चलो सभी लोग बस में बैठ जाओ, बस चलने वाली है। कुछ देर के बाद बस चलने लगती है। बस में एकदम से सन्नाटा सा हो जाता है। लड़की, किसी के पहलू में सर तो रख दोगे, पर धड़कनों को कैसे समझाओगे? किसी के पहलू में सर तो रख लोगे, पर धड़कनों को कैसे समझाओगे? चांदनी ने अगर गुस्ताखी कर लिया तो फिर किसके पास रहोगे? तो आगे की कहानी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए पढ़िए अगला भाग, सुनिए अगला भाग। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं हमसे आप बताएं। धन्यवाद। Kick it.